अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट, अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाने से पहले जो है हम लास्ट लेक्चर का ज़रा रिव्यू ले लेते हैं कि हमने उसमें क्या पढ़ा। लास्ट लेक्चर में हमने स्पेसिफायर्स ऑफ बाईपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में जाना था, जिसमें हमने बाईपोलर डिसऑर्डर के मुख्तलिफ स्पेसिफायर्स पढ़े थे, जिनमें विद एनॉक्सियस डिस्ट्रेस, विद मिक्स्ड फीचर्ड, with melancholic features, with atypical features, with mood congruent psychotic features, with mood incongruent psychotic features शामिल हैं। यहाँ पर हमारे कुछ फीचर्स जो थे वो रह गए थे, जिनमें के विद रैपिड साइकिलिंग, विद कैटाटोनिया, विद पेरिपाइटम ऑनसेट, विद सीजनल पैटर्न। इन तमाम स्पेसिफायर्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ जो हमारे रह गए थे कि ये क्या होते हैं, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि अगर इन जो चार हमारे स्पेसिफायर्स रह गए हैं, इन चार स्पेसिफायर्स के साथ जो हैं वो हमारे अगर कोई पेशेंट आता है तो भी हमें पता चल जाए कि ये बाईपोलर जो है डिसऑर्डर वो किसके साथ एसोसिएट किया जाएगा। ठीक है जी, तो स्टूडेंट हम बाकायदा तौर पर अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं, जिसमें हम बाकी के रह जाने वाले स्पेसिफायर्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा जो स्पेसिफायर है वो है विद कैटाटोनिया। अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जो कि कैटाटोनिया की सिम्टम्स के साथ आपके पास आता है, तो उस पेशेंट को हम बाईपोलर विद कैटाटोनिया जो है डायग्नोज करेंगे। कैटाटोनिया के बारे में मुख्तसरन आपको मैं बता देती हूँ, ये स्किज़ोफ्रेनिया ही की एक किस्म है, जिसमें कि पेशेंट जो है बेहुदा किस्म की हरकत स्टार्ट कर देता है और उसको फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ आते हैं। ठीक है, और उसके अलावा ऐसा पेशेंट जो होता है वो मुख्तलिफ़ किस्म के पोज बनाना शुरू कर देता है। स्टैचू जो है वो स्टैचू पोज बनाता है, और वो पोज बनाने के बाद वो उस पोज में घंटों तक खड़ा रह सकता है। घंटों तक जब वो खड़ा रहता है या एक ही जगह पर फिक्स रहता है, तो उसकी वजह से उसके हाथ पाँव स्वेल होकर पर्पल कलर के हो जाते हैं। ठीक है, ये जो कैटाटोनिया है ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग डिसऑर्डर है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको टाइम लग के समझाना पड़ेगा। तो इसके जो सिम्टम्स हैं यहाँ मैं आपको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन नहीं कर रही। इंशाल्लाह ताला ये हमारा कोर्स जब मुकम्मल होगा, इसके बाद हम जो नेक्स्ट DSM-5 का कोर्स स्टार्ट करेंगे, तो उसमें हम जब स्किज़ोफ्रेनिया का जो डिसऑर्डर है उसको लाजमी रखेंगे, और वहाँ पर जो कैटाटोनिया है वो मुकम्मल तौर पर आपको विद सिम्टम्स जो यहाँ पर आपको मेंशन किए जा रहे हैं, इन सिम्टम्स के साथ समझाया जाएगा, क्योंकि ये हर सिम्टम अपने अंदर एक लेक्चर रखता है। ठीक है, ये बहुत मज़े का स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर जो होता है ना, बहुत ज़्यादा मज़े का एक डिसऑर्डर है। तो यहाँ पर मैं आपको इन डिटेल नहीं लेकर जा सकती, वरना हमारा लेक्चर भी लंबा हो जाएगा और हमारे पास टाइम ड्यूरेशन पहले ही कम है, तो बाकी जो डिसऑर्डर्स हैं हम उन पर तवज्जो नहीं दे पाएंगे। मुख्तसरन आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि कैटाटोनिया के साथ बाईपोलर डिसऑर्डर आप उस वक्त डायग्नोज करेंगे जब किसी भी पेशेंट को मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स आ रही होंगी या मैनिक एपिसोड्स आ रही होंगी। ठीक है, तो हम उसको यानी बाईपोलर 1 डिसऑर्डर में अगर उसको मैनिक एपिसोड्स आ रही हैं तो बाईपोलर 1 डिसऑर्डर जो है उसके मुताबिक ये सारे सिम्टम्स आने चाहिए, और अगर उसे मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स आ रही हैं यानी बाईपोलर 2 की सिम्टम्स आ रही हैं तो भी उसके अंदर ये जो क्राइटेरिया है ये मौजूद होना चाहिए। अगर किसी क्लाइंट के अंदर ये क्राइटेरिया मौजूद है कैटाटोनिया का, तो फिर हम उसको रेफ़र कर देते हैं कि बाईपोलर डिसऑर्डर विद कैटाटोनिया, या बाईपोलर 1 डिसऑर्डर विद कैटाटोनिया, या बाईपोलर 2 डिसऑर्डर विद कैटाटोनिया। उम्मीद है कि ये आपको मुख्तसरन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा स्पेसिफायर है वो है रैपिड साइक्लिंग। विद रैपिड साइक्लिंग हम किस तरीके से इस स्पेसिफायर को यूज़ करेंगे बाईपोलर डिसऑर्डर में। अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है, उसको मुसलसल लेकिन मुख्तलिफ एपिसोड्स आ रही हैं, और एपिसोड्स कौन सी आ रही हैं, मैनिक की आ रही हैं या डिप्रेशन की आ रही हैं, और उसकी जो ड्यूरेशन है वो मैक्सिमम 1 ईयर है, तो फिर हम कह देंगे कि बाईपोलर डिसऑर्डर विद रैपिड साइक्लिंग। क्लियर दैट जी। तो स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट स्पेसिफायर है वो है विद पेरिपार्टम ऑनसेट, यानी बाईपोलर डिसऑर्डर जो है वो विद पेरिपार्टम ऑनसेट हम किस तरीके से बयान करेंगे। स्टूडेंट यहाँ जो जानने वाली एक बात है वो ये है कि पहले तो आपको पेरिपार्टम का पता हो कि ये क्या होता है। ठीक है, पेरिपार्टम का मतलब होता है आफ्टर डिलीवरी, ऑनसेट कहते हैं आगाज़ को, यानी डिलीवरी के बाद जो अलामात आती हैं उनके बारे में बात करना।
अच्छा, मज़े की बात आप लोगों को यहाँ मैं बताती हूँ, मुझे पेरीपार्टम का पहले नहीं पता था कि क्या होता है। ये मुझे पता चला DHU गुजरांवाला में। हमारे पास एक पेशेंट आई थी जिनकी बच्चे की मतलब पैदाइश के बाद जो है ना बच्चे की डेथ हो गई थी। तो वो उसकी वजह से डिप्रेशन का शिकार हो गई थी और डेथ जो हुई थी वो भी जैसे ही बच्चा पैदा हुआ है तो उसके फ़ौरन बाद ही उनकी बच्चे की डेथ हो गई थी। तो उसकी वजह से वो जो है पेरीपार्टम जो डिप्रेशन था उसकी तरफ चली गई थी। अब बदकिस्मती से कह लें या खुशकिस्मती से कह लें, वो जो क्लाइंट थी वो मेरे पास रेफ़र की गई कि मिस आप इनको देखें। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, क्योंकि मैं खुद वहाँ पे एज अ ट्रेनी वर्क कर रही थी, वहाँ पे सीख रही थी, तो मुझे इन चीज़ों का नहीं पता था। तो मैंने उसके जब सिम्टम्स वगैरह देखे तो मुझे डिप्रेशन के सारे सिम्टम्स मिल गए। बाइपोलर मैंने उसको डायग्नोज ये कर लिया कि उसको बाइपोलर है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में भी मैंने ये बताया था कि हमें सिर्फ जो बेसिक डिसऑर्डर्स है उनका पता होता है, लेकिन उनके स्पेसिफायर्स के बारे में हम नहीं जानते। तो मुझे भी स्पेसिफायर्स का नहीं पता था, तो मैं गई हूँ मैडम के पास। तो मैंने उन्हें बताया, मैडम ये पेशेंट हैं तो इनको जो है ना बाइपोलर 1 जो है ना वो डायग्नोज किया है मैंने, ठीक है। ख़ुद भी सीखने के अमल में थी, इतना कुछ ख़ास मुझे भी नहीं पता था कि बाइपोलर 1 या 2 अगर हम डायग्नोज कर लेते तो उसके साथ स्पेसिफायर्स भी लाजमी मेंशन करते हैं। तो मैंने कहा मैम इसे बाइपोलर जो है ना वो डिसऑर्डर डायग्नोज हुआ है, तो अब आगे बताएं इसका क्या ट्रीटमेंट प्लान लेकर चलें। अब मैम ने जब उसकी हिस्ट्री दोबारा, ज़ाहिर है ये होता है कि अगर आप किसी को सिखा रहे हो, जब वो आके बताता है ना हमने ये डायग्नोज किया है, तो वो सिम्टम्स देखने के बाद खुद भी क्वेश्चनिंग जो सीनियर होता है वो करता है कि वाकई सही डायग्नोज किया है कि नहीं किया। तो उन्होंने खुद जो क्वेश्चनिंग वगैरह उनसे की तो उन्होंने बताया, मैंने भी हिस्ट्री बताई कि मैम ये हिस्ट्री है। अच्छा, तो उस वक्त मैम ने उनको तो फ़ारग कर दिया। तो मुझे कहती हैं अच्छा मुझे एक बात बताएं। मैंने कहा जी मैम, आप मुझे ये बताएं, आपने उनको डिप्रेशन तो डायग्नोज कर लिया कि बाइपोलर है, ठीक है, लेकिन मुझे आप ये बताएं उनको बाइपोलर कौन सा है, मतलब बाइपोलर है तो उसके साथ एसोसिएट जो उसका स्पेसिफायर है वो कौन सा है। मैंने कहा मैम वो क्या होता है। कहती हैं DSM-5 पढ़ा है। मैंने कहा जी मैम पढ़ा है। कहती हैं एक बार जाओ दोबारा पढ़ कर आओ। मैंने कहा अच्छा। मैं गई, मैंने ज़ाहिर है बस बाइपोलर 1 को देख लिया, बाइपोलर 2 को देख लिया, सारा सर खपा लिया, मुझे नहीं समझ आई कि कहाँ पे है ये। तो मैंने कहा मैम नहीं, मुझे कहीं पे भी नहीं मिला। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये जो है ना पेरीपार्टम इनका ऑनसेट है, आप इसको लिखोगी बाइपोलर विद पेरीपार्टम ऑनसेट। मैंने कहा ठीक है मैम। वो मैंने उनको लिख दिया। तो मैंने कहा मैम ये पेरीपार्टम होता क्या। फिर उन्होंने कहा कि ये जो होता है ना ये एक मसला, एक बीमारी होती है जो कि डिलीवरी के बाद फीमेल्स में होती है। मैंने कहा ठीक है मैम। अब क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता था कि हम जो है इन डिटेल पता कर सके, क्योंकि हमारे पास पेशेंट पे पेशेंट आ रहे होते थे, तो जानने का सिर्फ एक ही दिन होता था स्टडी का, उसमें भी हम लोगों ने प्रेजेंटेशन ही देनी होती थी ज़्यादातर। तो खैर इतना डिटेल में फिर मैं भी उनसे नहीं गई कि मुझे आप स्पेसिफायर्स जो हैं वो समझाएं या बताएं। ये बाद में फिर मेरे क्लियर हुए थे स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, खैर आप लोगों को बताने का मतलब ये था कि आप लोगों का ये पॉइंट क्लियर है कि पेरीपार्टम का मतलब होता है आफ्टर डिलीवरी। इसमें क्या होता है, इसमें आफ्टर डिलीवरी बहुत सी मॉम्स जो होती हैं वो बेबी ब्लूज़, ये एक टर्म यूज़ की गई है, ठीक है। बेबी ब्लूज़ नाम की एक टर्म है जो आफ्टर चाइल्ड बर्थ जो है वो यूज़ की जाती है, इसका शिकार हो जाती हैं। ये बेबी ब्लूज़ क्या होती है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी और इसकी भी स्टोरी आपको बताऊँगी कि मुझे इसका नाम पढ़ के क्या माइंड में आया था, और मुझे यकीन है अभी आप लोगों का माइंड में भी वही आया होगा इसका तर्जमा। ज़रा बेबी ब्लू का ज़रा माइंड में सोचिएगा तर्जमा क्या होता है। ये मेरे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आया था, तो तब मैंने इसका आपको बताऊंगी मैं क्या लिख कर आई थी। अच्छा, यहाँ पे बेबी ब्लूज़ में क्या होता है, फिर जो सिम्टम्स आते हैं ना वो आते हैं कि जो मदर्स होती हैं उनमें मूड स्विंग्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। मूड कभी उनका हाई होता है कभी लो होता है, ठीक है, जो मैनिया में होता है जैसे। फिर उसके बाद क्राइंग स्पेल्स आते हैं, रोने के आते हैं जो डिप्रेशन के सिम्टम्स में आ जाते हैं। फिर उनको एंजाइटी होती है, ठीक है। एंजाइटी जो है हमारा प्रॉपर एक इंशाल्लाह ताला जो डिसऑर्डर है, तो इसको हम DSM-5 में हमारे कोर्स में भी शामिल है तो हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा ऐसी औरतों को जो है ना सोने में डिफ़िकल्टीज़ आ जाती हैं, वो सो नहीं पाती सही से। तो ये बेबी ब्लूज़ की जो कंडीशन है मैक्सिमम 2 या 3 डेज़ रहती है, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है सब कुछ। और अगर हद मारी ज़्यादा से ज़्यादा दिन जो होंगे वो 2 वीक्स होंगे, उसके बाद ये सिम्टम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये सिम्टम्स ख़त्म नहीं हो रहे हैं और ये कंटिन्यू हैं तो फिर हम कहेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर विद पेरीपार्टम ऑनसेट। उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट मैं आपको बेबी ब्लूज़ जो है इसकी ज़रा सी एक्सप्लेनेशन दे दूँ। जी, तो स्टूडेंट हम बात कर रहे थे बेबी ब्लूज़ के हवाले से
अच्छा, यहाँ मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, और वो ये है कि हमारी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बुक से नहीं सीखते, हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया पेरीपाटम का जो है वो मैंने एक तजर्बे से गुजरी। मुझे जब उनसे मैडम से डांट पड़ी तो उसके बाद मुझे समझ आई कि ये होता क्या है। ठीक है, फिर मैंने स्पेसिफायर्स पे भी गौर करना शुरू कर दिया कि स्पेसिफायर्स होते क्या हैं। फिर मैंने DSM पे बहुत ज़्यादा गहरी नज़र रखना शुरू कर दी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह उस गहरी नज़र का ही नतीजा है आज जो मैं आपको DSM 5 पढ़ा रही हूँ। अच्छा, बेबी ब्लू के हवाले से मैं आप लोगों को कह रही थी, मैं आप लोगों को उससे डिस्कस करूंगी। हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आया था कि बेबी ब्लूज़ जो होती हैं वो क्या होती हैं, और उनमें कौन से सिम्टम्स होते हैं, क्या ड्यूरेशन होती है, और ये कौन से डिसऑर्डर में होते हैं। ठीक है, अब मेरे जो माइंड में आया था ना स्ट्रक्चर बेबी ब्लू, मैंने लफ्ज़ पहली बार सुना था। ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक एग्ज़ाम्स में जो होता है वो आप सिलेबस याद करके वो आप पेपर दे रहे होते हो। अब बेबी ब्लूज़ का मेरे माइंड में जो स्केच आया था वो ये आया था कि कोई बेबी है, ठीक है, वो ब्लू हुई है। ठीक है, यानी कि जैसे वो बच्चों के अंदर नहीं होता, ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो उनकी जो पूरी बॉडी है वो पर्पल सी हो जाती। मेरे माइंड में वो बच्चे का स्केच आ गया। अच्छा, मैं सारा वही लिख गई कि जी ऐसे बच्चे जो होते हैं इनमें खून की कमी हो जाती है, खून की कमी की वजह से ये मसला हो जाता है, वो हो जाता है उनका रंग जामनी जो ब्लू टाइप सा हो जाता है। ये मैं सारा लिख के आ गई। तो घर आके जब मैंने बेबी ब्लू को आके देखा कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि मेरे लिए वो एक नया वर्ड था, मैंने आके उसको फिर नेट पे सर्च किया कि ये क्या चीज़ है। बुक में तो खैर मुझे नहीं पता था कि है कि नहीं, मुझे तो पता चला बाद में कि ये जो है ये भी कोई चीज़ है। तो जब मैंने उसे सर्च किया तो फिर मैंने अपनी अकल पे ना वो मातम किया कि मैं क्या क्लिक कर आई हूँ। खैर अल्हम्दुलिल्लाह पास तो मैं हो गई थी। लेकिन बच्चे, आप लोगों को समझाने का मतलब ये है कि DSM 5 कभी आप लोग पढ़े ना तो कोई टर्म हो ना उसको ये क्लियर लाजमी कर लिया करें, बजाय इसके के बाद में मेरी तरफ ब्लंडर मारें आप, तो उसे क्लियर कर लिया करें। चले हम बेबी ब्लूज़ की तरफ चलते हैं कि बेबी ब्लूज़ क्या होती हैं। बेबी ब्लूज़ दरअसल फीलिंग्स होती हैं। कौन सी फीलिंग्स होती हैं? सैडनेस की यानी उदासी की फीलिंग्स होती हैं। इसमें पेशेंट जो हैं, फीमेल्स जो हैं, वो ज़्यादातर उदास रहती हैं, डिप्रेस्ड रहती हैं। ठीक है, अफसुर्दगी का उनको एहसास होता रहता है। ठीक है, बच्चा पास लेकर आए तो बच्चे को कोई लिफ्ट नहीं करवा रही होती, उनको कहती हैं दूर ले जाओ, ये मुझे रात को सोने नहीं देता, मुझे तंग करता है। ख़ास तौर पे जो फर्स्ट टाइम मदर बन रही होती है ना फीमेल्स, उनमें ये बड़ा देखने में आता है पेरीपार्टम ऑन्सेट। ठीक है, तो बेबी ब्लूज़ जो हैं ये फीलिंग्स ऑफ सैडनेस होती हैं जो मैक्सिमम कुछ दिनों तक जो है वो रह सकती हैं, और ये फीलिंग्स जो हैं आफ्टर हैविंग अ बेबी आती हैं। यानी एक बच्चे जब आपके पास एक बेबी आ जाता है उसके बाद आपको जो है ये फीलिंग्स आ जाती हैं। अच्छा, ये फीमेल्स के लिए है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके अलावा जो है ये जो ज़्यादातर नहीं पाया जाता कि बेबी ब्लू हर औरत में ही पाया जा रहा हो, मैक्सिमम जो होते हैं बहुत कम होता है। तो ये 4 to 5% होता है कि किसी भी में फीमेल्स में पेरेंट्स में जो है ना ये देखने में आए चीज़ें। ठीक है, तो उम्मीद है कि बेबी ब्लू आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और सीखा करें बच्चे, सीखा करो, ज़रूर सीखा करो, दूसरों की लाइफ से सीखा करो, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में होने वाली चीज़ों से सीखा करें आपके क्या हो रहा है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे इल्म में नहीं होती, लेकिन जब कोई दूसरा कर रहा होता है तो हम उससे सीख लेते हैं, अच्छा ये चीज़ हो रही है तो ये ऐसे है। ठीक है, मेरे लेक्चर से सीखा करें। जहाँ कोई बात समझ ना आए, क्लियर ना हो, तो मुझसे पूछा करें, ज़रूर पूछा करें कि मैम हमें ये चीज़ क्लियर नहीं हुई, आप इसे क्लियर कर दें। और मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग पूछते हैं। ठीक है, उससे आपकी नॉलेज में तो जो इजाफा होता है सो होता है, मेरी में ज़रूर हो जाता है, क्योंकि जब आप पूछते हैं, अगर मेरे इल्म में वो बात होती है तो मैं वो आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। लेकिन अगर वो चीज़ मेरे भी इल्म में नहीं होती तो मैं भी फिर उस पर सर्चिंग स्टार्ट कर देती हूँ कि अगर बच्चे ने ये सवाल मुझसे पूछा है तो इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, चलें हम नेक्स्ट चलते हैं अपने स्पेसिफायर की तरफ। जी, तो स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट स्पेसिफायर है वो है विद सीजनल पैटर्न। अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसको बार बार डिप्रेशन के जो है एपिसोड्स आ रही हैं, और वो एपिसोड्स आती हैं उसको ख़ज़ा के मौसम में या सर्दी के मौसम में, ठीक है, यानी ख़ज़ा का महीना चल रहा हो या सर्दी का महीना चल रहा, उस वक्त उसको सिम्टम्स आ रहे हैं डिप्रेशन की, और मैनिक एपिसोड्स उसको आ रही हों स्प्रिंग के मौसम में यानी मौसम बहार में, और समर में यानी कि मौसम गर्मा में, तो हम उसको कहेंगे कि बाइपोलर डिसऑर्डर विद सीजनल पैटर्न। यानी अगर किसी पेशेंट को मौसम ख़ज़ा और मौसम सरमा में डिप्रेशन की, जबकि मौसम बहार और मौसम गर्मा में मैनिया की सिम्टम्स आ रही हों,
और हर साल रिपीट हो रही हों, उसी मतलब इन्हीं मौसमों में यही अलामात हर साल रिपीट हो रही हों, अल्टरनेटिंग का मतलब बार बार आ रही हूँ, ठीक है, तो हम फिर उसको डायग्नोज कर देते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर विद सीजनल पैटर्न। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। जी तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोगों को स्पेसिफायर्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे, और इसी तरह जब आगे डिसऑर्डर्स पढ़ते जाएंगे हम तो DSM-5 में हर डिसऑर्डर के साथ जो है स्पेसिफायर्स दिए गए हैं। मज़ीद DSM-5 में जो है टर्म्स यूज़ की गई हैं अदर स्पेसिफाइड बाइपोलर रिलेटेड डिसऑर्डर्स और अनस्पेसिफाइड बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। ये जो दोनों टर्म्स यूज़ हुई हैं, इनमें आपके पास जो भी पेशेंट आएगा उसके अंदर बाइपोलर की सिम्टम्स मौजूद होंगी, यानी कि मैनिया की भी हो सकती हैं, हाइपोमैनिया की भी हो सकती हैं और डिप्रेसिव एपिसोड्स इनकी भी हो सकती हैं। ये सिम्टम्स तो मौजूद होंगी लेकिन उनका जो क्राइटेरिया है वो मुकम्मल नहीं होगा। अच्छा, किसी भी पेशेंट को हम अनस्पेसिफाइड बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर जो है ये स्टेटमेंट उस वक्त देंगे जब उसके अंदर जो है हमें बाइपोलर की सिम्टम्स तो नज़र आएंगी, लेकिन वो जो सिम्टम्स हैं मज़ीद मालूमात हासिल करने से मुताबिक नहीं होंगी। यानी हमें पता है कि अगर ये सिम्टम्स आ रही हैं तो इससे हमें मज़ीद कोई भी मालूमात जो है वो नहीं मिल सकती, तो हम उसको फिर मेंशन कर देंगे कि अनस्पेसिफाइड बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। मिसाल के तौर पर आपके पास एक पेशेंट आया है, वो आगे कहते हैं कि जी ये एक दिन से मुसलसल जो है ना हंसता जा रहा है, ठीक है, यानी कल से लेके आज तक ये मुसलसल 24 घंटे हो गए ये हंसता जा रहा है। अब वो सिर्फ इसकी ड्यूरेशन मैनिया में इसका आया तो है सिम्टम, ठीक है, लेकिन इसकी एक तो पहली बात ड्यूरेशन कंप्लीट नहीं है, क्राइटेरिया मुकम्मल नहीं है, और दूसरी बात ये है कि एक दिन अगर वो हंसता रहा है तो हम इससे क्या डायग्नोज कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। तो फिर हम उसे मेंशन कर देंगे अनस्पेसिफाइड बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। या एक दिन पेशेंट है जो मुसलसल रोता रहा, तो हम उसे कोई भी डायग्नोज नहीं कर सकते। हमें मजीद उससे क्या इन्फॉर्मेशन, हम कहेंगे ठीक है जी रोता रहा, और कुछ नहीं जी, और तो कुछ था ही नहीं, तो फिर हम उसको मेंशन कर देंगे अनस्पेसिफाइड बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। जबकि अदर स्पेसिफाइड बाइपोलर रिलेटेड डिसऑर्डर्स में हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास चांस होते हैं कि हमें कोई और जो है ना इंफॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि इसमें जो पेशेंट आएगा वो कुछ ना कुछ उसके अंदर जो क्राइटेरिया है वो मौजूद होगा और उसकी कुछ ड्यूरेशन भी हो सकती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास हाइपोमैनिया का पेशेंट आया है ना, तो मुमकिन है उसमें हाइपोमैनिक सिम्टम्स होंगी, ठीक है, लेकिन उसकी ड्यूरेशन शॉर्ट हो सकती है। हाइपोमैनिक की मैंने आपको बताया 4 दिन होंगे, लेकिन अगर हमारे पास पेशेंट आया उसको हाइपोमैनिक एपिसोड्स आ रही हैं जो जिससे हो गए 2 से 3 दिन, यानी शॉर्ट ड्यूरेशंस आ रही हैं, ठीक है। इसी तरह मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स जो है वो कम 2 वीक्स है तो उससे कम आ रही हैं, ठीक है। तो फिर हम उसको यूँ कर डिसऑर्डर जो है ना वो लिख देंगे कि अदर स्पेसिफाइड बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर, यानी इसके अंदर सिम्टम्स तो आ रही हैं और हमें इससे मज़ीद मालूमात मिल सकती है, तो इसका ट्रीटमेंट किया जाए, ठीक है, या इसको जो है लेकर क्लिनिकली जो है अटेंशन दी जाए, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास हाइपोमैनिया एपिसोड्स का पेशेंट आता है लेकिन उसमें जो सिम्टम्स हैं वो मुकम्मल नहीं आ रहे, ठीक है, और मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स का पेशेंट आता है उसके पास उसके भी सिम्टम्स मुकम्मल नहीं आ रहे, क्राइटेरिया आ रहा है लेकिन मुकम्मल नहीं आ रहे, यानी कि आपके कह लो हाइपोमैनिया के आपके पास कंसेक्टिव 4 डेज तो आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन डिप्रेसिव के पूरे नहीं आ रहे हैं लेकिन कम आ रहे हैं, तो फिर भी उसको हम इसी तरीके से अदर स्पेसिफाइड एंड बाइपोलर रिलेटेड डिसऑर्डर में डायग्नोज करेंगे, ठीक है। और आपके पास एक पेशेंट आया है जिसमें साइक्लोथीमिया, जो अभी हम डिसऑर्डर इंशाल्लाह पढ़ेंगे, तो उसकी ड्यूरेशन कम आ रही है, ठीक है, मतलब वो ऐसे तो उसकी ड्यूरेशन 2 इयर्स होती है लेकिन 2 इयर्स से कम ड्यूरेशन आ रही है, क्राइटेरिया मौजूद है लेकिन ड्यूरेशन में डिस्टर्बेंस आ रही है, तब भी हम अदर स्पेसिफाइड बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोज कर देंगे। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब जो है हम अपने नेक्स्ट डिसऑर्डर साइक्लोथीमिया जो है इसकी तरफ चलते हैं कि ये बाइपोलर डिसऑर्डर्स में कौन सा डिसऑर्डर है, इसके क्या सिम्टम्स हैं। जी तो स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स में मौजूद एक और डिसऑर्डर की, जो कि है साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर। DSM-4 में इसे साइक्लोथीमिया कहा गया है, जबकि DSM-5 में इसे साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर बताया गया है। साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर क्या होता है, पहले मैं आपको ज़रा आम अल्फाज में एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम अकॉर्डिंग टू DSM-5 भी इसको देखेंगे। साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर जो है दरअसल एक मूड डिसऑर्डर होता है।
इस डिसऑर्डर में भी मूड स्विंग्स आते हैं, जिसमें क्लाइंट जो भी आपके पास आएगा उसके इमोशंस या तो बहुत अप होंगे या फिर डाउन होंगे। लेकिन यहाँ जो एक बात आपको याद रखनी है वो ये है कि इस डिसऑर्डर में मूड स्विंग्स जो होते हैं बाइपोलर 1 और बाइपोलर 2 की निस्बत जो है कम एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा हाई नहीं होते। बाइपोलर 1 में तो बहुत स्वेयर किस्म के चले जाते हैं, बाइपोलर 2 में माइल्ड में आ जाते हैं, जबकि साइक्लोथीमिक डिसऑर्डर में आप कह सकते हैं कि मूड जो होते हैं मॉडरेट कंडीशन में होते हैं। ये तो थी साइक्लोथीमिया की एक मोटी सी डेफिनेशन, यानी कि जो आप आम अल्फाज में कह सकते हैं कि ये एक ऐसा मूड डिसऑर्डर है जिसमें कि किसी भी फ़र्द के जो मूड होता है उसमें बहुत ज़्यादा या तेज़ी आ जाती है, बहुत ज़्यादा सुस्ती आ जाती है, यानी कि वो उदास सा रहना शुरू कर देता है। क्लियर हो गया या आपको? तो अब हम जो है नेक्स्ट इसके आगे चलते हैं कि ये क्या होता है। जी तो स्टूडेंट, हम बात करते हैं साइक्लोथीमिया यानी साइक्लोथीमिक डिसऑर्डर के बारे में। अच्छा, DSM-5 में जो है इसकी कोई भी सिम्टम्स नहीं बताई गई कि पेशेंट को जो है कैसा फील हो रहा होता है, लेकिन मैं आपको कुछ सिम्टम्स DSM-4 के अकॉर्डिंगली बता देती हूँ कि DSM-4 में जो है साइक्लोथीमिया के कुछ सिम्टम्स बताए गए थे, जिसमें कि डिप्रेस्ड मूड तो ज़ाहिर है आपको पता चल गया कि डिप्रेस्ड मूड होगा, ठीक है। उसके अलावा जो क्लाइंट होगा उसकी जो इंटरेस्ट होगा उसका चीज़ों में वो ख़त्म हो जाएगा, उसकी दिलचस्पी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा उसमें जो स्लीप डिस्टर्बेंस है वो होगी, यानी उसकी जो नींद है वो मुतासिर हो जाएगी। उसके अलावा उसे ऐसा फ़ील होगा कि उसकी एनर्जी जो है वो कम हो गई है। उसके अलावा उसे वर्थलेसनेस की भी फीलिंग आएगी। और मज़ीद ये कि ऐसे जो पेशेंट्स होंगे वो आपको कभी तो बहुत खुश दिखाई देंगे और कभी बहुत ज़्यादा उदास दिखाई देंगे। साइक्लोथीमिया के बारे में जो है ये कहा जाता है कि ये जो मर्ज़ है किसी भी फ़र्द में, ख़ास तौर पे जो जवान होते हैं, बालिग अफराद होते हैं, उनके अंदर कम अज़ कम इसकी अलामात आपको 2 साल तक नज़र आएंगी देखने में, ठीक है। जबकि ऐसे अफराद जो कि बच्चों में शुमार होते हैं और तकरीबन 10 से लेकर 19 साल के होते हैं, जिन्हें हम टीन एज भी कहते हैं, उनके लिए जो है इसकी ड्यूरेशन तकरीबन 1 साल है। ये DSM-4 के अकॉर्डिंग थी, ठीक है। और DSM-5 इसके बारे में क्या कहता है, चलिए हम जानते हैं। जी तो स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू DSM-5 हम साइक्लोथीमिक डिसऑर्डर को पढ़ते हैं। DSM-5 साइक्लोथीमिक डिसऑर्डर से रिलेटेड हमें जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देता है वो A से लेकर F तक मौजूद है। एक क्राइटेरिया में DSM-5 कहता है कि साइक्लोथीमिक डिसऑर्डर की जो ड्यूरेशन है वो 2 साल है कम से कम, ठीक है। यानी 2 साल तक अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो 2 साल जब वो हो जाएंगे तो हम उसे साइक्लोथीमिक डिसऑर्डर डायग्नोज कर देंगे। जबकि बच्चों में और तकरीबन 19 साल की उम्र तक के अफराद में ये जो ड्यूरेशन है 1 साल की है, ठीक है। अच्छा, DSM-5 का क्राइटेरिया ए हमें क्या कहता है, फॉर एट लीस्ट 2 ईयर्स, जो ब्रैकेट में इंपॉर्टेंट बात लिखी गई वो है एट लीस्ट 1 ईयर इन चिल्ड्रन एंड एडल्सेंट्स देयर हैव बीन अनन्यूमरस पीरियड विद हाइपोमैनिक सिम्टम्स, यानी कि हाइपोमैनिक के जो सिम्टम्स हैं वो लातादाद आ रहे हों, उसकी कोई टाइम लिमिट ना हो, ठीक है। दैट डू नॉट मेट द क्राइटेरिया फॉर हाइपोमैनिक एपिसोड्स। हाइपोमैनिक एपिसोड्स का मैंने आपको क्राइटेरिया पढ़ा दिया था और मैंने आपको उसकी ड्यूरेशन भी बता दी थी। हमारे कंसिस्टेंटली जो है 4 डेज़ थे हाइपोमैनिक के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ज़ाहिर है 2 ईयर्स तक या 1 ईयर्स तक उसकी सिम्टम्स आ रही हैं, तो ये न्यूमरस हो गए उसके पीरियड्स, ठीक है। और इसी तरह न्यूमरस पीरियड्स आपके आने चाहिए विद डिप्रेसिव सिम्टम्स। डिप्रेसिव सिम्टम्स के वैसे मैंने आपको बताया था कि 2 वीक्स तक आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ज़ाहिर है 2 ईयर्स या 1 ईयर्स तक आ रहे हैं, तो उसकी जो पीरियड्स हैं वो न्यूमरस हो गए। और डू नॉट मेट द क्राइटेरिया ऑफ द मेजर डिप्रेसिव एपिसोड, ज़ाहिर है 2 वीक्स का है, 2 वीक्स से अबव कर रहा है, तो उस क्राइटेरिया के साथ ये मैच नहीं कर रहा। जी तो स्टूडेंट, क्राइटेरिया बी जो है ये हमें कहता है कि ड्यूरिंग द अबव 2 ईयर्स पीरियड, 2 साल या 2 साल से ऊपर का जो पीरियड है उस दौरान, और बच्चों में 1 साल, हाइपोमैनिक एपिसोड्स और डिप्रेसिव एपिसोड्स ये क्लाइंट के अंदर मौजूद होनी चाहिए। और ज़्यादातर दौरानिए में यही 2 जो एपिसोड्स हैं ये मौजूद होनी चाहिए।
और उसके अलावा कम से कम 2 महीने जो है, जैसे अब फ़र्ज़ करें अगर जनवरी से पेशेंट को स्टार्ट हुए ना सिम्टम्स आना, तो जनवरी और फरवरी ये 2 मंथ्स, ठीक है, इन दोनों महीनों में पेशेंट्स को जो है हाइपोमैनिक और डिप्रेसिव एपिसोड्स आनी चाहिए। तो कम से कम 2 महीने लगातार जो है पेशेंट्स को ये जो एपिसोड्स हैं ये आए, ठीक है। क्राइटेरिया सी की तरफ हम चलते हैं। क्राइटेरिया सी क्या कहता है? क्राइटेरिया सी कहता है कि क्राइटेरिया फॉर अ मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स, मैनिक एपिसोड, हाइपोमैनिक एपिसोड्स हैव नेवर बीन मेट। जाहिर है जो हमें क्राइटेरिया मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स का दिया गया था, मैनिक का, हाइपोमैनिक का ड्यूरेशन दी गई थी, ये उससे अबव कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये क्राइटेरिया इसके साथ मैच नहीं हो रहा होगा। यानी पॉइंट सी जो है ये हमें ये कह रहा है कि आपके जो हाइपोमैनिक एपिसोड्स आपको बताई गई थी, जो मैनिक एपिसोड्स बताई गई थी और मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स बताई गई थी, उनका क्राइटेरिया जो है वो इनके साथ मैच ना हो रहा हो। जी तो स्टूडेंट क्राइटेरिया डी की हम बात करते हैं। क्राइटेरिया डी जो है वो कहता है कि द सिम्टम्स इन क्राइटेरियन ए आर नॉट बेटर एक्सप्लेन्ड बाय स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर। यानी कि क्राइटेरिया डी जो है ये हमें बताता है कि आपको जो क्राइटेरिया ए में हाइपोमैनिक एपिसोड्स और डिप्रेसिव एपिसोड्स, ठीक है, ये क्राइटेरिया जो दिया गया था इसको किसी दूसरे डिसऑर्डर्स में बहुत ज़्यादा बयान नहीं किया गया या इफेक्टिवली उसको डिस्क्राइब नहीं किया गया, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ स्किज़ोफ्रेनिया के डिसऑर्डर्स बताए हुए हैं, ठीक है। यानी स्किज़ोफ्रेनिक जो डिसऑर्डर्स हमारे हैं, इंशाल्लाह ताला जब हम इस हमारा जो ये क्लास चल रही है, ये हमारा पूरा हो गया सेशन, तो इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन हम स्टार्ट करेंगे, अपने नेक्स्ट जो लेक्चर्स स्टार्ट करेंगे, उनमें जब स्किज़ोफ्रेनिया पढ़ेंगे ना, तो जब आप सिम्टम्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि क्यों उन्होंने कहा था कि हाइपोमैनिया एपिसोड्स और डिप्रेसिव एपिसोड्स जो हैं वो इनके साथ जो है बेटर एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इन एपिसोड्स को जो है आप इन डिसऑर्डर्स के साथ, इन स्किज़ोफ्रेनिया के जो डिसऑर्डर्स बताए हुए इनके साथ आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम क्राइटेरिया ई की बात करते हैं, जो कि हमें बताता है कि जो क्राइटेरिया ए में सिम्टम्स बताए गए हैं, यानी कि हाइपोमैनिक एपिसोड्स और डिप्रेसिव एपिसोड्स, ये जो सिम्टम्स होते हैं, ये जो एपिसोड्स होती हैं, ये किसी भी फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स की वजह से नहीं होती, ठीक है, किसी सब्सटेंस यूज़ की वजह से नहीं होती, किसी अदर मेडिकल कंडीशन की वजह से नहीं होती, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना, जब हम मेडिसिन लेते हैं तो उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ई जो है वो दरअसल हमें ये बताना चाह रहा है कि ये जो सिम्टम्स होंगी ये किसी भी दूसरी मेडिसिन के यूज़ की वजह से या किसी दूसरे कोई सब्सटेंस आप यूज़ करें, कोई ड्रग्स ले रहा हो, तो उसकी वजह से ये नहीं होंगे, ठीक है। या अगर उसकी वजह से आ रहे हैं तो पहले आप इसको क्लियर करेंगे कि आपको ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं ये किसी ड्रग वगैरह यूज़ की वजह से तो नहीं, आप कोई ड्रग्स तो नहीं यूज़ करते। अगर वो ड्रग यूज़ करता है तो आप उसकी हिस्ट्री की तरफ मुड़ जाएंगे। इसी तरह अगर वो कोई मेडिसिन और यूज़ कर रहा है तो उसकी हिस्ट्री की तरफ जाएंगे। उन मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स आपको पता होने चाहिए कि इन मेडिसिन के कौन से साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम जो है ना डिसऑर्डर जो है साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर ये डायग्नोज करते हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है जो पेशेंट्स ड्रग्स ले रहे होते हैं, नशा कर रहे होते हैं, उनमें भी ये सिम्टम्स देखने में आते हैं। जो कोई मेडिसिन ले रहे होते हैं, बाज़ मेडिसिन के इफ़ेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें मूड डिप्रेस हो जाता है, ठीक है, या फिर मूड बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हो जाता है। तो ये आप लोगों ने पहले कंफर्म कर लेना है। तो लेकिन फ़िलहाल यहाँ जो DSM-5 को अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रही हूँ, ये बता रही हूँ कि ये जो सिम्टम्स जो हैं इनको आप इन कंडीशंस के साथ जो है एसोसिएट नहीं करोगे, ठीक है। पहले आप क्लियर कर लोगे कि वो कुछ इस किस्म की चीज़ें तो यूज़ नहीं कर रहा। क्राइटेरिया एफ जो है वो ये बताता है कि ये जब सिम्टम्स आते हैं तो किसी भी पेशेंट की जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी लाइफ में इम्पेयरमेंट यानी ख़राबी पैदा हो जाती है। और वो लाइफ कौन कौन सी उसकी हो सकती है? सोशल हो सकती है यानी माशरती हो सकती है, ऑक्यूपेशनल हो सकती है यानी कि उसकी पेशा वाराना हो सकती है, एंड द अदर इम्पॉर्टेंट एरियाज़ ऑफ द फंक्शनिंग। और उसके अलावा उसकी जो ज़िंदगी के दूसरे अहम फंक्शंस हैं, जो दूसरे अहम काम हैं, वो भी इस डिसऑर्डर की वजह से मुतासिर होंगे। उम्मीद है कि आपको साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर जो है ये सही से समझ आ गया होगा। अगर कोई ऐसी बात है जो ना समझ आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, इसका स्पेसिफाई आपको बयान किया गया है विद एनॉक्सियस डिस्ट्रेस, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ।
मज़ीद अगर फिर भी अगर किसी को समझ ना आई हो तो वह मुझसे पूछ सकता है। यानी कि अगर हम इन डिसऑर्डर्स को देखते हैं तो इनमें ज़्यादातर सिम्टम्स जो हैं जिसको जो एक्सप्लेन कर देगा वो एनॉक्सियस डिस्ट्रेस हो सकता है। इसके साथ हम इसको एसोसिएट कर सकते हैं, ये इसका स्पेसिफायर है। मज़ीद हमारे जो DSM-5 में डिसऑर्डर्स हैं, मतलब अभी जो हमारा बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर चल रहा है, इसमें एक दो और हमारे डिसऑर्डर्स हैं वो रहते हैं, वो मैं आपको कल पढ़ाऊँगी। यहाँ पे मैं एक बात आपको बता दूं बच्चे कि आप लोगों को जो फर्स्ट डिसऑर्डर है बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर, ये बहुत ज़्यादा स्लो में लेकर चली हूँ, वो इसलिए ताकि हम स्टार्टिंग में ही अपने DSM-5 के तमाम पॉइंट्स को जो है वो क्लियर कर लें। हम फर्स्ट डिसऑर्डर में जब अपने तमाम पॉइंट्स को क्लियर कर लेंगे तो आगे के डिसऑर्डर्स हमारे लिए पढ़ना आसान हो जाएंगे। उसमें हमें बार बार ये नहीं पढ़ना पड़ेगा स्पेसिफायर क्या होते हैं, स्पेसिफाइड डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, अदर स्पेसिफाइड क्या होते हैं। ये चीज़ें आपको फिर बार बार तो नहीं सिखाई जाएंगी। ये जब आपके कॉन्सेप्ट्स पहले क्लियर मैंने कर दिए हैं तो दोबारा इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कोई ऐसा बीच में डिसऑर्डर आ गया जो कि आपके कोर्स से रिलेटेड है तो वो एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को हर तकलीफ़, हर परेशानी, हर दुख से महफूज रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।